हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन का पार्ट 11 देखने वाले हैं, पेज नंबर 9 पे। और इसमें हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास और वेट में क्या फ़र्क होता है ये हम देखने वाले हैं। बोलने के लिए आजकल के बोलने के भाषा में कलोक्वली हम दोनों को एक ही जगह पे यूज़ करते हैं, मास को भी एक ही जगह पे यूज़ करते हैं, वेट को भी। लेकिन साइंस के नज़र से अगर आप देखोगे तो दोनों में डिफरेंस है। तो वो क्या है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि मास के लिए कि मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको मास बोला जाता है। जैसे अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, एक सपोज ब्रिक है, तो ब्रिक के अंदर जितने भी ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है पूरे के पूरे पार्टिकल्स को एक साथ मिला दिया जाएगा तो वो क्या है, मास है। और ये जो पार्टिकल है ये फिक्स रहेगा इस ब्रिक के लिए। अब इस ब्रिक को अगर आप कहीं पे भी लेके जाते हो, अर्थ से हट के मून पे चले जाते हो या मार्स पे चले जाते हो, तो इसके पार्टिकल्स तो सेम रहेंगे। तो अगर इसके पार्टिकल्स सेम है मतलब अमाउंट ऑफ मैटर जो है उसके अंदर प्रेजेंट है वो सेम है, तो इसका मतलब उसका मास भी क्या रहेगा, सेम है। तो इट्स वैल्यू सेम एवरीवेयर, इसके वैल्यू हर जगह पे सेम रहेंगे। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। अगर हम दूसरे प्लैनेट पे भी अगर जाएंगे तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ जो मैटर यहाँ पे देखा जा रहा है वो तो वहाँ पे फिक्स है। तो ये है मास। अब इसका यूनिट क्या है, इसको किस में काउंट किया जाता है, तो इसका जो यूनिट है वो केजी है। तो द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज़ केजी। जो वर्ल्ड में जाना जाता है वो क्या है, केजी है। और मास इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक तो मैग्नीट्यूड इसके वैल्यूज़ की, दूसरा डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। अगर ये 5 kg का है तो आपसे बोलोगे कि ये ब्रिक 5 kg का है, आपसे कोई ये सवाल नहीं करेगा कि 5 kg किस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर इसको डायरेक्शन, अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो लोग पूछ सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा मास के लिए। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब उसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक क्या पढ़ा हमने कि मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, और ऐसा यूनिट ऑफ मास इज़ केजी, और मास इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स वैल्यूज सेम एवरीवेयर, इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम रहेंगे। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। अगर हम दूसरे प्लैनेट पे भी जाएंगे तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। चलिए फिर आगे क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट इज़ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास एक चीज़ और है। न्यूटन के लॉ, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग में अगर देखा है तो मास क्या है, मास एक मेजर है किसका, इनर्शिया का। इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया आप अगर मेजर करना चाहते हो कि इसमें कितना इनर्शिया है तो वो भी मास है। हायर द मास हायर इज़ द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा इनर्शिया है। अब इस इनर्शिया का एक बार मीनिंग समझ लेते हैं कि अब देखिए जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है और दोनों रखे हुए कहीं पे। तो अगर कोई चीज़ रखा हुआ है तो उसको हम साइंस में बोलते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन पे, और जो चीज़ रेस्ट पोजीशन पे है वो अपने आप को रेस्ट पोजीशन पे ही रखना चाहता है। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना आ जाए। तो ये भी अपने आप को रेस्ट में रखा है, ये भी आपने आप को रेस्ट में रखा है। इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। लेकिन अगर आप दोनों को एक इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अगर अप्लाई करोगे, जितना फोर्स इस पे अप्लाई करने चल रहे हो आप उतना ही फोर्स अगर इस पे भी अप्लाई करते हो, दोनों को अगर एक साथ फोर्स आप अप्लाई करते हो तो कौन सा ज़्यादा आगे चला जाएगा, छोटे मास वाला। छोटे मास वाला कम मास वाला आगे क्यों गया, क्योंकि उसका इनर्शिया कम था, मास कम था, इनर्शिया कम था, रेस्ट रहने का पोजीशन उसका कम था। आगे जाके रेस्ट पे वो भी हो गया, आगे जाके रेस्ट पे ये भी हो गया। लेकिन ये कम मूव किया और ये ज़्यादा मूव किया। तो ये ज़्यादा इसलिए मूव किया क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया कम था, मास कम था। कम मास रहेगा कम इनर्शिया रहेगा। इसके हायर द मास हायर द इनर्शिया, ऐसा बोल सकते हैं। हायर द इनर्शिया मतलब हायर रेट रहेगा उसका उस पोजीशन पे रहने का, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहने का हायर पोजीशन रहेगा। बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे तब जाके मूव होगा। मतलब अगर बहुत कम फोर्स करोगे, अगर हल्का सा इस पर फोर्स करोगे तो ये थोड़ा सा आगे जा सकता है, लेकिन अगर हल्का सा इसको मूव करोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि अपना जो रेस्ट का पोजीशन है, जो इनर्शिया वाला जो पोजीशन है वो वैसे ही मेंटेन करेगा। इसके लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो हायर मास है इसके लिए, इसके अंदर रेस्ट का इनर्शिया जो है हायर है, इसका लो मास है इसके लिए इनर्शिया कम है। और इसीलिए मास को इनर्शिया से न्यूटन ने बताया है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट इज़ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया का मेजर करना मतलब मास है। हायर द मास, अगर मास ज़्यादा है तो हायर इज़ द इनर्शिया, तो इनर्शिया भी उसके अंदर ज़्यादा है। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो चलिए इस बार वेट के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब वेट के बारे में पढ़ते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, अर्थ उसको कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसको वेट बोलेंगे। और अर्थ बोला है तो अर्थ ही याद रखिए।
बहुत सारे फोर्स होते हैं एक दूसरे के साथ लगते हैं, उस फोर्स को वेट नहीं बोला जाता है। अगर आप किसी को फोर्स से आप अपने फ्रेंड को किसी एक फोर्स से अगर पुश कर रहे हो तो वो फोर्स को वेट नहीं बोला जाएगा। वेट उसको बोला जाएगा जो अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। अर्थ कितने फोर्स से अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। द फोर्स एफ, फोर्स को एफ से अज्यूम करते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास एम है और इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है या अट्रैक्ट होने वाला वो एफ है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कैन बी रिटर्न यूजिंग द इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने पहले पढ़ा है, एफ विच इज इक्वल एम जी। जहाँ पे अब अगर आप समझेंगे तो एफ और डब्ल्यू दोनों सेम है, क्योंकि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स, क्योंकि ये फोर्स वो फोर्स है जो अर्थ क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और अपनी तरफ खींचने वाले फोर्स को क्या बोला जाता है, वेट बोला जाता है। तो वेट और फोर्स दोनों सेम है। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता था, मास इनटू एक्सीलरेशन था, और एक्सीलरेशन आपको मालूम है कि जी से क्यों चेंज किया, क्योंकि एक्सीलरेशन अर्थ जो प्रोड्यूस करता है वो ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है, तो एम जी होता था। और जी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था इस एक मेथड से, आपने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, हमने जी को इस तरीके से काउंट किया था। तो फोर्स इज़ नथिंग बट एम जी, मतलब एम इंटू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये आपको समझना है। तो वेट एक फोर्स है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। तो वेट बीइंग ए फोर्स, तो वेट एक फोर्स आपने देखा, तो इट्स एसआई यूनिट इज़ न्यूटन। तो आपको पता है कि फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, तो वेट भी एक फोर्स है, तो उसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो फ़र्क इतना है कि वेट वो है जो अर्थ अपनी तरफ खींचता है, और बाकी जो फोर्स है वो आपको पता है कि कोई भी फोर्स हो सकता है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि ऑल्सो द वेट बीइंग ए फोर्स, तो वेट एक फोर्स है, तो इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अदर फोर्स अगर हम वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं, तो वेट भी अगर फोर्स है तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी में आपको समझना पड़ेगा कि उसके पास डायरेक्शन। तो वेट का क्या डायरेक्शन है, वेट हम अर्थ को लेके बोल रहे हैं, तो अर्थ हमेशा अपने आप को नीचे की तरफ खींच रहा है, डाउनवर्ड की तरफ। तो वेट का जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल्सो द वेट बीइंग ए फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एज द वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। अब आपको पता है कि इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि अर्थ थोड़ा समवॉट फ्लैट है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हर जगह पे सेम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसलिए वेट भी है जो ऑब्जेक्ट जो फोर्स है जो ग्रेविटेशनल जो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो भी क्या हो सकता है कि चेंज हो सकता है प्लेस टू प्लेस से, दो इट्स मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। लेकिन मास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ इसका कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन अगर ये अर्थ के पोलर एरिया से हट के इक्वेटोरियल एरिया इक्वेटर की तरफ अगर आ रहा है तो इसके वेट में चेंजेस आ सकता है, लेकिन इसके मास के चेंजेस मास के अंदर इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि कलोक्वली वी यूज़ वेट फॉर बोथ मास एंड वेट। तो बोलने के लिए हम आज के भाषा में आमतौर पे जनरली वी यूज़ वेट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर बोथ मास के लिए भी वेट यूज़ करते हैं और वेट के लिए भी वेट यूज़ करते हैं। एंड मेजर द वेट इन किलोग्राम, और वेट को हम किस में, देखिए वेट को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, जबकि किलोग्राम जो है विच इज़ द यूनिट ऑफ मास, वो वेट का यूनिट नहीं है। वेट का यूनिट आपको मालूम है न्यूटन है, फोर्स है, क्योंकि वेट एक फोर्स है। लेकिन हम कलोक्वली मतलब आज के भाषा में दोनों को एक जगह पे यूज़ करते हैं, विच इज़ द यूनिट ऑफ मास। तो किलोग्राम मास का यूनिट है। फिर आगे क्या लिखा कि बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज, लेकिन अगर साइंस के लैंग्वेज में देखेंगे, साइंस के भाषा में अगर आप देखेंगे, तो व्हेन वी से दैट राजीव्स वेट इज़ 75 kg, अगर हम बोलेंगे कि राजीव का जो वेट है वो 75 kg है, तो आपको समझना है कि अगर kg दिया है तो ये उसका वेट नहीं है, ये उसका मास है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट राजीव्स मास, तो हम लोग राजीव के मास के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मीनिंग क्या, देखिए व्हाट वी मीन, उसका मीनिंग क्या है कि इज़ दैट राजीव्स वेट इज़ इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 75 kg मास। तो राजीव का वेट क्या होगा उस जगह पे, तो उस जगह पे उसका वेट होगा उसके मास के ऊपर एक्ट करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब देखिए एज राजीव्स मास इज 75 kg है, अगर राजीव का मास 75 kg है तो इसका मतलब उसका वेट क्या हो जाएगा, हिज वेट ऑन द अर्थ इज एफ विच इज इक्वल एम इंटू जी। उसके मास को जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी का वैल्यू आपको मालूम है 9.8 है, तो 75 इंटू 9.8 करेंगे तो 735 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लगा है। तो वो जो फोर्स है वो वेट है। लेकिन कलोक्वली हम दोनों भी चीज़ एक जगह पे यूज़ करते हैं। द वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास, और इस बेस पे अगर एक स्टैंडर्ड लेंगे तो 1 किलोग्राम का जो मास है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मतलब 9.8 न्यूटन रहेगा। मतलब 1 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट पे वेट जो है वो 9.8 न्यूटन का है।
तो देखिए आगे क्या लिखे, आवर वेइंग मशीन टेल्स अस द मास, हमारा जो वेइंग मशीन है वो मास बताता है। द टू स्केल बैलेंसेस इन शॉप्स कंपेयर टू वेट्स, टू वेट्स मतलब टू मासेस, तो जो स्केल होता है ये दो मासेस को कंपेयर करके बताते हैं। तो मास अलग है और वेट अलग है, लेकिन कलोक्वली यूज़ किया जाता है, लेकिन साइंस में आपको नहीं समझना है। साइंस में अगर केजी में दिया है तो वो मास है, और न्यूटन में दिया है तो वो उसका वेट है या फोर्स, ऐसा समझिए। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अभी लास्ट ये पार्ट है अपना क्या लिखा है कि यूज़ योर ब्रेन पावर, विल योर वेट रिमेन कॉन्स्टेंट एज यू गो अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो वेट की बात कर रहे हैं, तो आप समझिए कि न्यूटन मतलब फोर्स की बात कर रहे हैं। तो विल योर वेट रिमेन कांस्टेंट, आपका वेट जो है, अगर यहाँ पे वेट जितना भी है, जितने भी न्यूटन में है, तो आप अगर अर्थ धीरे धीरे ऊपर की तरफ गए तो आपका जो वेट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे देखिए कि ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, और यहाँ पे हम हैं और हम अर्थ के ऊपर जा रहे हैं। तो अब पहले यहाँ पे कुछ और फोर्स था, वेट था हमारा, और अब यहाँ पे हमारा वेट अलग है। अलग रहेगा या सेम रहेगा, मेरा बोलने का ये मतलब है। तो इसका आंसर है नो, मतलब सेम रहेगा नहीं, मेरा मतलब है सेम नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो पहले जब यहाँ पे थे तो हमारा जो डिस्टेंस था अर्थ के सेंटर से वो इतना था, और उसके बेस पे हमारा फोर्स डिसाइड हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो आपको मालूम है कि डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम होता है, आपने देखा था, इन्वर्स रिलेशन था। तो इसका मतलब है कि फोर्स कम हो जाएगा। तो इसका ये आंसर है कि नो, आवर वेट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा कि सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन ए टॉल लैडर, अगर आप एक टॉल लैडर पे खड़े हो, एक ऊंचे लैडर पे खड़े हो, एक ऊंचे लैडर पे, इफ़ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ 2r। अभी यहाँ से अगर यहाँ पे होते तो डिस्टेंस क्या होता था, r होता था, लेकिन रेडियस होता था, रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन अब आप और ऊपर चले गए तो डबल हो गया है, डबल हो गया। तो सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन ए टॉल लैडर, इफ़ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ 2r। अर्थ के सेंटर से अगर आपका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 2r के बराबर है, 2 रेडियस के बराबर है, एक अर्थ के रेडियस का डबल अगर बराबर है, व्हाट विल बी योर वेट। तो वहाँ पे आपका जो फोर्स हो रहा है वो कितना होगा। यहाँ पे जो फोर्स था क्या उतना ही फोर्स रहेगा वहाँ पे, या कम होगा या ज़्यादा होगा, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके समझते हैं। तो देखिए वेट जो है वो एक फोर्स है, आपने देखा, तो वेट इज़ इक्वल टू फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ नहीं, या आप एफ बताइए, विच इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला है, तो यही वेट का भी फॉर्मूला हो जाएगा। ये एक नॉर्मल वेट का फॉर्मूला है। अब हमको वो वेट फाइंड आउट करना है, वो वेट फाइंड आउट करना है जिसका डिस्टेंस अर्थ से 2r के बराबर हो गया है। तो हमको नया वेट फाइंड आउट करना है, W1 सपोज, इसको हम कर देते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 1, और आपको एक W1 फाइंड आउट करना है। तो W1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये W का फॉर्मूला हो गया, तो W1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, G तो दोनों जगह पे सेम रहेगा, मास ऑफ द अर्थ है वो भी सेम रहेगा। छोटा मास अगर आप यहाँ पे अगर आपका मास 50 kg है, तो ऊपर भी जाओगे तो आपका मास तो सेम रहेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी शुरुआत में यही देखा, तो वो भी सेम रहेगा। फ़र्क किस में आएगा, रेडियस में। पहले आप जब यहाँ पे थे तो आपका डिस्टेंस r था, लेकिन अब यहाँ पे हो गया तो आपका डिस्टेंस 2r हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पे r² है, यहाँ पे हम 2r² लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2r का स्क्वायर, और फिर चेंजेस देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा ये W1 में, नए वेट में। ये पहले का वेट था, अभी ये नया वेट है, तो देखते हैं इसमें। तो विच इज़ इक्वल टू कैपिटल G सेम रहेगा, कैपिटल M सेम रहेगा, स्मॉल m सेम रहेगा। 2r² को अगर आप स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 4r²। अब इसमें से हम क्या करते हैं, ये 4 को अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 1/4 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू GM अपॉन r² मल्टीप्लाई बाय 1/4। और ये किसका वैल्यू मिला है आपको, ये W1 का वैल्यू मिला है, नए वेट का। जो यहाँ पे वेट इसका रहेगा वो वेट ये मिला है आपको। तो अब अगर आप ध्यान से समझते हो, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, फ्रॉम 1। तो 1 में तो क्या है, 1 में ये है कि F तो छोड़िए, क्योंकि W ही F है, तो इसको छोड़िए। तो W का ये फॉर्मूला है, W का फॉर्मूला है GMM अपॉन r²। तो फ्रॉम 1 अगर हम इसमें कुछ चेंजेस फ्रॉम 1 से हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। देखिए अब ये जो है GMM अपॉन r², ये यहाँ दिख रहा है GMM अपॉन r², मतलब इसके प्लेस पे आप ये लिख सकते हो। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे
कि देयरफॉर न्यू जो वेट है W1, ये क्या हो जाएगा, जो पहले का जो वेट है W, ये W हो गया क्योंकि 1 में इसका मीनिंग W था, तो यहाँ पे इसके जगह पे W लिखा इंटू 1/4, इंटू 1/4। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम बोल सकते हैं विच इज इक्वल टू W1 ज़ा W फिर अपॉन 4, और जो है आपका नया वेट, तो ये है आपका नया वेट। तो आपको नया वेट क्या दिखाई दे रहा है कि नया वेट जो है आपका वो आपके पहले वेट से 4 टाइम कम रहेगा। मतलब अगर आप अर्थ के ऊपर 100 kg के हो, अगर आपका मास 100 kg है और आप अगर अर्थ के रेडियस से, मतलब रेडियस जितना है उसका डबल डिस्टेंस पे अगर आप ऊपर एक लैडर पे खड़े हो, तो आपका जो वेट है वहाँ पे 25 kg रहेगा। ये आपको समझना है। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं पे इतना ही देखने वाले थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।